जय श्री राम। आज का टॉपिक है सेल। देखिए, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, पर लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग इसे पूरा देखें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। और इस टॉपिक से रिलेटेड हर पार्ट को अच्छे से मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। और ये वीडियो ख़ास तौर पे 11 और 12 वाले बच्चों के लिए है। इसे पूरा अच्छे से देख लेने के बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो अपने आप में नीट के हर एक क्वेश्चन को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स को ख़ास तौर पे दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 में की थी। मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि सेल्स को हम सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो सेल की डेफिनेशन हो गई। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैरियन वर्ड जो आया है वो कैरियोटिक वर्ड जो आया है वो कैरियन से आया है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक में प्रो शब्द जो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। और यू मतलब होता है, यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है न्यू। यानी प्रोकैरियोटिक में प्रो प्लस कैरियन यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यू प्लस कैरियन यानी कि न्यू न्यूक्लियस। इसे आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। इससे आप इसका एग्जांपल भी समझ पाएंगे, जैसे बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और इन सारी चीज़ों को हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, और यूकैरियोटिक्स में एनिमल सेल्स को और प्लांट सेल्स को रखा जाता है। तो कह सकते हैं आप कि यूकैरियोटिक सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। हम सारे यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट मैप देख रहे हैं सेल का, तो यहाँ पे हर एक पार्ट जो दिखाया गया है, यहाँ पे जो हर एक पार्ट बताया गया है, इन सबको मैं अलग से डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। फ़िलहाल बस आपको कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू समझा दूँ कि ये कैसे कैसे अपने आप में कोरिलेट करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। तो दोनों ही एक ही तरह का सेल कंप्राइज करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बना होता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? द लिविंग यूनिट ऑफ अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल नहीं इंक्लूड होते हैं, यानी कि वो सेल का लिविंग यूनिट है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट जो है ये आगे डिवाइडेड है न्यूक्लियस और साइटोसोम में, और ये साइटोसोम को ही साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोसोम जो है यही साइटोप्लाज्म है एक्चुअली में। तो ये सराउंडेड होता है, घिरा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस को हम आगे मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। न्यूक्लियस के 5 पार्ट होते हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। और साइटोसोम्स के 3 पार्ट होते हैं। साइटोसोम को 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सीलिया एंड फ्लैजिला होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल का, जो उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है। और साइटोप्लाज्म के 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं आगे। साइटोप्लाज्म में 3 चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म दोनों आते हैं, और सेल इंक्लूजन आता है साइटोप्लाज्म में, और सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो और इसके अलावा साइटोसोम्स में आते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, वो भी मैं आपको लेटर समझाऊंगा। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में डिवाइडेड होते हैं। अब देखो, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, ये आगे जैसे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, ये भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड दिख रहा है। तो ये पार्ट नहीं है, ये 3 ऑर्गेनेल्स हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में गोल्गी ऑपरेटस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम्स हो गए, माइक्रोबॉडीज हो गए, वैक्यूल्स हो गए। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में साइटोस्केलेटन हो गए, सेंट्रोसोम्स हैं एंड राइबोसोम्स हैं। साइटोस्केलेटन 3 अलग अलग ऑर्गेनेल से मिलकर बनता है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन सब का अपना अपना रोल है। तो ये तीनों मिलकर के साइटोस्केलेटन बनता है। सेंट्रोसोम्स 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बनता है, सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। और राइबोसोम्स 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, जैसे 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। तो 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स के दोनों के ही 2-2 सब यूनिट्स होते हैं। 70S राइबोसोम्स की सब यूनिट 50S और 30S है, और
80S राइबोसोम्स की सब यूनिट 60S एंड 40S है। चलिए सब कुछ डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट मैप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, यानी कि सेल वॉल इनमें माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ में नहीं पाई जाती है। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा ये दोनों पैथोजेंस होते हैं जिन्हें मैं जो आप आगे पढ़ेंगे इन ग्रेजुएशन। और सेल मेम्ब्रेन्स इनकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कैरी करती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, इंटरमीडिएट फाइबर्स हो गए, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। इनकी सेल्स हैप्लॉइड नेचर की होती है, यानी कि एन होता है। इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही डिवाइड करके 1 से 2 हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है। इनकी सेल साइकिल शॉर्ट होती है और राइबोसोम्स इनमें जो पाए जाते हैं वो 70S के पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इनके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में काट करके आपको मतलब कटा हुआ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं, ये लंबी लंबी, ये है फ्लैजिला, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये हैं पिलाई। यहाँ पे ये सेल वॉल है, फिर इसके बाद सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन है और ये कैप्सूल, सेल वॉल के ऊपर भी ये कैप्सुलेटेड होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया, ज़्यादातर माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं। ख़ासतौर पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं ताकि वो खुद को मतलब उनकी वो कैप्सुलेशन उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनमें देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स होते हैं और यहाँ प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो आप आगे इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, जिसका यूज प्लाज्मिड का ख़ास तौर पे यूज साइंटिस्ट लोगों के लिए, मतलब ये साइंटिस्ट लोग ख़ास तौर पे प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं उन्हें एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नॉन पैथोजेनिक बनाने के लिए या फिर उन्हें एक मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए, और भी बहुत सारे इनके यूजेज होते हैं। अब सेल्स जो डिवाइड थी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको मैंने बताया। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होते हैं। इनमें सेल वॉल सराउंडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, कुछ प्रोटिस्ट्स में, फंजाई में और सभी प्लांट्स में। तो सेल वॉल जो सराउंडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, हर प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, हर तरह के प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाएगी। ये उनका एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कुछ फंजाई में पाई जाएगी और कुछ प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है। फंजाई के सेल वॉल को काइटिन बोला जाता है। इनमें इनकी सेल मेम्ब्रेन्स पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको याद कीजिएगा सर्कुलर डीएनए बताया था और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। यहाँ यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S होते हैं और इनके सेल्स जो हैं डिप्लॉयड नेचर के होते हैं और सेल साइकिल भी इनमें लॉन्ग होती है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो और इनके एग्जांपल्स जो हैं एल्गी है, जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स दो तरह की होती है, एक एनिमल ओरिजिन का होता है और एक प्लांट ओरिजिन का होता है। तो एनिमल सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं साइज़ में इन कंपेयर टू प्लांट सेल्स, और ये एनिमल सेल्स थिन होती हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और गोल्गी अपरेटस जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। और इसमें कई एनिमल सेल्स में कई स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर पे लगभग सेंटर पे पाया जाता है। और यही सारी चीज़ें प्लांट सेल से थोड़ा सा डिफर करती हैं। होते दोनों यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, जैसे प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो
इसमें प्लांट सेल्स में मतलब एक ही वैक्यूल पाया जाता है। समटाइम्स एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक होता है और साइज़ में बड़ा होता है। और एनिमल सेल्स में आप स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के मुकाबले थोड़े से बड़े साइज़ में भी होते हैं, वो रिजिड होते हैं, उनमें प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। यही सारी चीज़ें एनिमल और प्लांट सेल के में डिफरेंस क्रिएट करती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, सॉरी, यहाँ पे आप एनिमल सेल का एक डायग्राम देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस का पार्ट है न्यूक्लियोलस, और इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स और क्रोमैटिन भी पाया जाता है। ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है। आपको बताया था शुरू में जब कॉन्सेप्ट मैप ऑफ सेल आप देख रहे थे, तो उसमें न्यूक्लियस के 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ यहाँ पे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं। ये जो स्पाइरल टाइप का दिख रहा है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो इसमें जो बीड्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऐसे ही बीड्स इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, यही बीड्स हैं राइबोसोम्स, और यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और जहाँ पर ये जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, वह जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइट पर राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाए जाते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये 2 सेंट्रोसोम से मिलकर बना होता है, 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। यहाँ पे आपको सेकेंडरी वेसाइकल्स दिख रहे हैं, ये एंगल्फ करने का काम करते हैं। जैसे कि कभी हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये एनिमल सेल्स जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें एंगल्फ करने का काम करते हैं। और यहाँ पे आप ये गोल्गी अपरेटस देख रहे हैं, और गोल्गी अपरेटस यानी कि गोल्गी वेसाइकल्स और गोल्गी बॉडी को मिला करके गोल्गी अपरेटस बनता है। और ये हो गया गोल्गी वेसाइकल्स, ये हो गया गोल्गी अपरेटस। और ये जो एकदम आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही आपका सेल मेम्ब्रेन है। अब चलिए प्लांट सेल को डिफाइन करते हैं। तो प्लांट सेल लार्जर देन एनिमल सेल्स, आपको पहले ही बताया अभी को मैंने। और ये थिक होते हैं, एनिमल सेल थिन होती है, ये रिजिड होते हैं, एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। इनमें डेड सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल्स में डेड सेल वॉल पाई जाती है, और वो भी इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और डेड सेल वॉल भी पाई जाती है। प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स याद कीजिएगा कि एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, फ्यूअर इन नंबर, मतलब मोस्टली वो एक ही नंबर में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो इसी वैक्यूल की वजह से पुश्ड होता है एक साइड में, किसी साइड में, वो सेंटर में, प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ वैक्यूल। यहाँ प्लांट सेल का ये डायग्राम देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर से स्लाइटली पुश्ड अवे है, और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म आपको पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये छोटे छोटे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीसोम्स हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, वैक्यूल, ये एक लार्ज बड़ा सा देख रहे हैं, ये पूरा वैक्यूल है। और ये सेल मेम्ब्रेन, ये उसके ऊपर जस्ट डेड सेल वॉल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल्स की हम आगे पूरी डिटेल में जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोसोम। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट को हम एनर्जिड भी कहते हैं। द लिविंग यूनिट ऑफ ए सेल कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल इंक्लूडेड नहीं होती है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। ये प्रोटोप्लास्ट है, और प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोसोम्स। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैंने आपको बताया ना कि इस सेल के चैप्टर में, इस सेल के टॉपिक में आपको हर एक ऑर्गेनेल्स को और हर एक सेल से रिलेटेड पार्ट को अच्छे से बता दूंगा। इतना बता दूंगा कि नीट में आने वाला हर एक क्वेश्चन इसी वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस
की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। इसे मास्टर ऑर्गेनेल कहते हैं। मास्टर ऑर्गेनेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ही डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कंटेन्स डीएनए 9 to 12%, इनमें बेसिक प्रोटीन होता है 15%, नॉन बेसिक प्रोटीन होता है 65% और आरएनए होता है 5%, लिपिड्स होते हैं 3% एंड मिनरल्स होते हैं ट्रेसेस अमाउंट में। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। 5 पार्ट से मिलकर बना होता है। और इनमें और प्रोटोप्लास्ट का दूसरा पार्ट है साइटोसोम। साइटोसोम के इटसेल्फ 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए या प्लाज्मा लेमा कह लीजिए, इसकी डिस्कवरी स्वान ने की थी 1838 में। और फिर दूसरा है साइटोप्लाज्म, इसकी डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की थी 1882 में। और तीसरा पार्ट है इसका सीलिया एंड फ्लैजिला। चलिए सबको अलग अलग ब्रीफली पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, मेडअप ऑफ, ये केमिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से एंड वाटर से। प्रोटीन 20 to 70%, लिपिड्स 20 to 79%, कार्बोहाइड्रेट 15% एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% एंड वाटर 20%। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन्स भी 20 से 70%, तो लिपिड्स भी 20 से 79%, 20 to 79%। तो ये अलग अलग सेल्स की बात की जा रही है कि किसी प्लांट्स के सेल में लिपिड्स ज़्यादा होते हैं तो किसी प्लांट्स के सेल में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, या किसी एनिमल सेल्स की ही बात कर लीजिए कि किसी में लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। वो उसके बेसिस पे लिखा हुआ है कि 20 to 20% प्रोटीन, यहाँ पे 20 to 29% लिपिड्स। ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट विच अकर्स बाई, यानी कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन होता है वो फॉर्म करता है माइक्रोविलाई जैसे कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये कुछ चीज़ों को, कुछ खास तरह के कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। माइक्रोविलाई हो गए, स्टीरियोसीलिया हो गए, पोर्स हो गए, मीसोसोम्स हो गए, और ट्रांसफर सेल्स हो गए, प्लाज्मोडेस्माटा, गैप जंक्शन, इंटरसेलुलर ब्रिजेज, इंटरडिजिटेशंस, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस एंड टर्मिनल बार्स। ये सारी चीज़ें, ये मॉडिफिकेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। साइटोप्लाज्म, अब दूसरा जो साइटोसोम का दूसरा स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, सेल इंक्लूजन्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, एक एंडोप्लाज्म होता है, एक एक्टोप्लाज्म होता है। इसे ऐसे भी मतलब इसे एंडोसाइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं और एक्टोसाइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। एंडोसाइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म जेल लाइक स्टेट होता है, और एक्टोप्लाज्म जो होते हैं वो सॉल लाइक स्टेट में पाए जाते हैं। और सेल इंक्लूजन्स की बात करें तो सेल इंक्लूजन्स जैसे कि रिजर्व फूड होते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर पिगमेंट्स हो गए, मिनरल क्रिस्टल्स हो गए। और एक्सक्रीटरी या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जैसे प्लांट्स में होता है ना, किसी में आपने लेटेक्स देखा होगा, किसी में आपने गम्स देखा होगा, रेजिन्स हैं, गम रेजिन्स हैं, टैनिन्स हैं, एल्कोलाइड्स हैं, ग्लूकोसाइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं। ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं किसी प्लांट्स के सेल्स की। अभी जैसे आपको एग्जांपल दूं कि लेटेक्स, जैसे रबर प्लांट होता है तो वो रबर प्रोड्यूस करता है, तो वो एक तरह का लेटेक्स होता है। जैसे टैनिन्स होते हैं आपकी चाय पत्ती में, जैसे एल्कोलाइड्स होते हैं आपके ओपियम में, जो जिसे पॉपी प्लांट कहा जाता है, जैसे कि मतलब अफीम जिसको बोला जाता है। और भी बहुत तरह के एल्कोलाइड्स होते हैं, जैसे अश्वगंधा का प्लांट है या फिर सर्पगंधा का प्लांट है। ये सारी चीज़ें। और इसेंशियल ऑयल्स जैसे आपका टीक वुड है, यानी कि सागौन, उनमें इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। तो इस तरह के मतलब एग्जांपल्स हैं ये सेल इंक्लूजन्स के। ठीक है। और
इसका जो है साइटोसोम में इसका तीसरा स्ट्रक्चर बनता है सीलिया एंड फ्लैजिला। लेकिन जो ये हम अभी फ़िलहाल साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म का खुद का तीसरा स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो इसको हम बाद में भी आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल साइटोसोम का थर्ड स्ट्रक्चर सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन पे, उसी को हम सीलिया कहते हैं। और ये सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, जैसे यानी कि 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल फाइबर्स में। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। ठीक है, अब हम चलते हैं साइटोसोम के साइटोसोम के अंदर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म के तीसरे स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरुआत करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी पोर्टर ने की थी और इसे 1945 में खोजा गया था और इसका नामकरण हुआ था 1953 में। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम होती हैं, मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स दैट रन थ्रू साइटोप्लाज्म। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स दैट रन थ्रू साइटोप्लाज्म में रन करते हैं। ये डिवाइड्स होते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू ल्यूमिनल, यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं और आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल चैम्बर्स कहा जाता है। 2 तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, शुरू में ही आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स से जो अटैच्ड होते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बिना राइबोसोम्स, जो जिस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होती हैं, उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स और फैट्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या कह लीजिए कि उन्हें ही सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। गोल्गी अपरेटस की बात करें तो गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था 1898 में, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। और ये हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एट्सेट्रा। लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्गी बॉडी से होता है। गोल्गी अपरेटस along with endoplasmic reticulum, lysosomes and vacuole constitute endomembrane system। जैसे आपको नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में बताया था साइटोस्केलेटन के बारे में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलकर के साइटोस्केलेटन बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये सब मिल करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था आल्टमैन ने 1894 में, और इसका नामकरण बेंडा ने किया था 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ सालिएंट टॉपिक हैं जिसे मैं एक शॉर्ट्स में बना करके अलग से वीडियो प्रेजेंट करूँगा। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में भी लास्ट में बताऊँगा, फ़िलहाल जो है उसे एक अलग शॉर्ट्स में भी आपको दिखाया जाएगा, जो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और दैट कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी एज ATP,
और इसी वजह से इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में, और इन्हें इसी एटीपी रिलीजिंग मतलब एटीपी रिलीज करने के कारण ही इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स 3 पार्ट्स। माइटोकॉन्ड्रिया के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होता है और फ्रीली परमिएबल होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक क्रिस्टी। और जो इनर मेम्ब्रेन है, जो सेलेक्टिव परमिएबल वाला मेम्ब्रेन है, यही एटीपी जनरेटिंग असेंबली फॉर्म करता है जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। और तीसरा पार्ट है इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं और 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और सर्कुलर डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब देखो, एक सेल में न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल उसका डीएनए पाया जाता है, और सेल के साइटोप्लाज्म में उसका अपना राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। 70S राइबोसोम याद कीजिएगा कि मैंने आपको बताया था 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट्स में है उनमें उस माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और आरएनए मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। अब यूकैरियोट की बात करें अगर, तो यूकैरियोट्स में तो 80S राइबोसोम पाया जाता है और लीनियर डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है जो प्रोकैरियोट्स में होता है, और 70S राइबोसोम पाया जा रहा है जो प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ये ही साइलेंट पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है, जब आप फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया फाइलोजेनेटिकली आते हैं बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप कि प्रिमिटिव टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, शायद ही कोई टीचर इस पे बात करें। ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल नोट की तरह आप इसे लिख सकते हैं, और ये एक मतलब बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही फाइलोजेनेटिकली देखा जाए तो वो बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। वो दोनों ही बैक्टीरिया थे जो कि टाइम के साथ एवोल्यूशन के साथ जो है, जब कुछ यूकैरियोट्स उन्हें मतलब अपने अंदर कैरी करते हैं, या वो उनमें किसी तरह से जब वो इंटर कर जाते हैं, तो ये एक म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, एक सिम्बियोसिस दिखाते हैं कि ये कुछ देते हैं उन प्लांट्स को, और या फिर उन सेल्स को जो एनिमल सेल्स में हो, या फिर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट तो केवल प्लांट्स में हो सकते हैं। तो उन सेल्स को ये कुछ देते हैं, और उन सेल्स से ये बदले में रहने की एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल प्लेस पाते हैं। और ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स के साथ में सिम्बियोसिस शो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स की डिस्कवरी क्रिश्चियन डे डूवे ने की थी 1955 में, और इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, या फिर डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड्स कहते हैं, एंड सेलुलर हाउस कीपर्स कहते हैं। तो इन्हें इस तरह के नाम देने के पीछे कारण ये है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कभी इंटर कर जाते हैं किसी वजह से, किसी तरीके से, तो ये उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, एंड अल्टीमेटली हेल्पफुल होते हैं इम्यून सिस्टम में, ठीक है। कैरी आउट ऑटोफागी, तो ऑटोफागी क्या है कि वही चीज़ की जब जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये एंगल्फ कर लेते हैं। जो ऑटोफागी में जो वर्ड है फागी, इसे फेजी भी कह सकते हैं, ऑटोफेजी कुछ लोग कहते हैं, कि ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू एंगल्फ, यानी कि किसी चीज़ को निगल जाना, और ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ऑटोफेगी मतलब सेल्फलेसली ही उसे फॉरेन पार्टिकल्स को निगल जाते हैं ये, ठीक है। यानी कि जैसे फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, या फिर वॉर्न सेल्स हो गए, या वॉर्न सेल्स मतलब टूटे फूटे सेल्स या सेल्स के डेब्रिस हो गए, उन सबको ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि अपने में सेल्स के अंदर लेकर के उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं।
ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इनमें एक्रोसोमल लाइसोसोमल एंजाइम पाया जाता है जो ओवम के लिमिटिंग मेम्ब्रेन को, यानी कि ओवम की सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर, ऊपरी जो परत होती है उनको डाइजेस्ट करके स्पर्म को एंटर कराने का भी काम करते हैं। ठीक। अब माइक्रोबॉडीज़ की अब दूसरा ऑर्गेनेल्स है माइक्रोबॉडीज़। ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल ही है। इसकी डिस्कवरी रोडिन ने की थी 1954 में। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, एब्जॉर्ब मॉलिकुलर ऑक्सीजन एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन अदर देन दोज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ठीक है। इन माइक्रोबॉडीज़ में पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स दोनों इंक्लूड होते हैं। और पेरोक्सिसोम्स की डिस्कवरी की थी डुवे एंड एट ऑल, मतलब डुवे एट ऑल। जहाँ पे एट ऑल शब्द लगा रहता है तो समझ जाइएगा कि वो द पर्सन विथ एट ऑल, यानी कि उनके कलीग्स या फिर उनके साथ में रिसर्च करने वाले लोग, ये उनके लिए लगता है एट ऑल। ठीक है। तो डुवे एट ऑल ने 1965 में पेरोक्सिसोम्स की डिस्कवरी की थी और इसका नामकरण भी डुवे ने ही किया था, बट 1969 में किया था। इनमें एंजाइम्स होता है पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस। ठीक है। और एनिमल पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रा बायोकेमिकल्स लाइक प्यूरिन्स, एमिनो एसिड्स एंड एल्कोहल टॉक्सिन्स, यानी कि एल्कोहल टॉक्सिन्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, प्रूइन्स, एक सेकेंड, प्यूरिन्स, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। प्यूरिन्स का, अमीनो एसिड्स का, अल्कोहल टॉक्सिन्स का ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन करते हैं एनिमल में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं। और प्लांट में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है। अब ग्लाइऑक्सिसोम्स की बात करें तो ग्लाइऑक्सिसोम्स की डिस्कवरी ब्राइडन बैक ने की थी 1967 में। ये बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्लांट सेल्स, यानी कि प्लांट सेल्स के फैट की बीटा ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे बीटा भी थोड़ा सा गलत लिखा गया है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। एंड परफॉर्म ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिसोम्स परफॉर्म्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स, हेल्प्स इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्लांट सेल्स। चलिए अगले ऑर्गेनेल्स पे आते हैं। ये भी एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की डिस्कवरी स्पेलांजानी ने की थी। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट्स एंड फंक्शंस, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फंक्शन और कंटेंट के बेसिस पे 4 तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले साइटोस्केलेटन आता है। साइटोस्केलेटन की डिस्कवरी कॉल्ज़ऑफ ने की थी, जिसे 1928 में खोजा गया था। ये एक नेटवर्क है प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स का, और नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो जो ये साइटोस्केलेटन है ये सेल को शेप देने का काम करता है। 3 तरह के फिलामेंट्स इसमें पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसे डी रॉबर्टिस ने और फ्रेंचाई ने डिस्कवर किया था 1953 में। ये अनब्रांच्ड होते हैं, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही मिलके आपका सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल भी बना होता है। ठीक है। लेकिन और ट्यूबुलिन फाइबर से बनते हैं सेंट्रियोल्स, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलिन जो फाइबर्स होते हैं एक्चुअली वो प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही मिलकर के सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल भी बना होता है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ये भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में ही आते हैं, अभी आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हम पढ़ रहे थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बल्कि बना होता है, और इट्स फंक्शन इज फॉर्म एंड सपोर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus। Formation of mitotic apparatus, chromosome movement, distribution of pigments, components of centrioles, basal bodies,
इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल पोलैरिटी में हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस साइटोस्केलेटन का दूसरा फिलामेंट है माइक्रोफिलामेंट। इसे डिस्कवर किया था पैलेविज एट ऑल ने 1974 में। ये अनब्रांच्ड होते हैं, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। इनके फंक्शंस होते हैं सपोर्ट इंट्रासेलुलर मूवमेंट, स्टीमिंग मूवमेंट, क्लीवेज, लोकोमोशन, चेंज इन सेल फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ विलाई, मेम्ब्रेन अंडुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इन सम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। अब ये सब सोचेंगे कि आप ये सब कैसा फंक्शन है और कहाँ पे काम आता है, तो ये फंक्शंस जो हैं जब आप सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शंस क्या हैं और कैसे काम करते हैं। साइटोस्केलेटन का तीसरा फिलामेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि फॉर्म होता है बाय ए वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑफ्टन ए नेटवर्क। वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और एक नेटवर्क फॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन और लोकेशन दे आर 4 टाइप्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। केराटिन फिलामेंट, ये डेस्मोसोम्स में और केराटिन ऑफ स्किन में पाए जाते हैं। यानी कि केराटिन फिलामेंट्स जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं ना, तो ये केराटिन फिलामेंट जो होते हैं वो डेस्मोसोम्स में और स्किन और नेल्स वगैरह में पाए जाते हैं। इसके अलावा है न्यूरोफाइब्रिल्स, ये एक्सॉन और डेंड्रॉन ऑफ नर्व सेल्स फॉर्म करते हैं। जो नर्व सेल्स में एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन होता है, ये न्यूरोफाइब्रिल्स बनाते हैं। ग्लियल फिलामेंट्स एस्ट्रोसाइट्स में होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स आपको ओवा में मिलेगा। और हेट्रोजीनस फिलामेंट्स फाउंड्स इन मसल्स। आगे बढ़ते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल का। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, वही सेल डिवीजन के दौरान आपको देखने को मिलेगा। कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स एंड ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल ट्यूबुलिन फाइबर्स, दैट इज़ 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट के फॉर्म में 9 पेरिफेरल ट्यूबुलिन फाइबर से मिल करके एक सेंट्रियोल बनता है और ऐसे 2 सेंट्रियोल मिल करके सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स भी आता है। ये ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ये क्वेश्चन है नीट का। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, तो राइबोसोम इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ठीक है, राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल के राइबोसोम्स की डिस्कवरी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने की थी। एनिमल सेल के राइबोसोम्स की डिस्कवरी पैलाडे ने की थी 1955 में। तो सबसे पहले राइबोसोम प्लांट सेल का डिस्कवर हुआ 1953 में और उसके बाद हुआ एनिमल सेल्स का। कैसे याद रखेंगे? पी से प्लांट, पी से पहले। प्लांट सेल के राइबोसोम्स की डिस्कवरी पहले हुई 1953 पहले आता है, फिर एनिमल सेल्स की राइबोसोम्स की डिस्कवरी बाद में हुई 1955 में पैलाडे ने की थी। ठीक है, ये नेकेड मेम्ब्रेन लेस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आरएनपी भी कहा जाता है। फंक्शन इनका होता है प्रोटीन सिंथेसिस की तरह, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सॉरी। और 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं 70S और 80S, और इन 70S की 2 सब यूनिट्स होती हैं 50S एंड 30S। और 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, अभी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल में 2 जगह 70S राइबोसोम्स पाएंगे, ये भी नीट का क्वेश्चन है। 70S राइबोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोट्स, 4 ऑप्शन दे देंगे, प्लास्टिड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और जो है कोई भी दूसरा ऑर्गेनेल लग देंगे, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आपको चुनना रहेगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रखा जाएगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर चूज करने के लिए इस नीट में नहीं आता है ना। तो हमेशा याद रखना कि 70S राइबोसोम्स पाया तो जाता है प्रोकैरियोट में, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन 70S राइबोसोम्स प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में पाए जाते हैं। और 80S की 2 सब यूनिट्स होती हैं 60S और 40S। 80S राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट 60S एंड 40S, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के। ठीक, अब देखो सेल्स
कि जब हम बात करते हैं तो इसकी सेल थ्योरी सबसे पहले प्रपोज की थी सील्डन एंड स्वान ने 1839 में। इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इन मेनी केसेस a cell wall is also present and all cells are basically alike in structure and metabolic activities. The functioning of an organism as a whole is the result of the activities and interaction of the constituent cells. ये सेल थ्योरी है। 4 पॉइंट हैं सेल थ्योरी के। all living beings are composed of cells. Cell is a mass of protoplasm containing nucleus and bounded by cell membrane, and all cells are basically alike in structure. The functioning of an organism as a whole is the result of activities and interaction of the constituent cells. और सेल थ्योरी सील्डन एंड स्वान ने दिया था, ये भी नीट का क्वेश्चन है, 1839 में दिया था। और सेल थ्योरी को इम्प्रूव किया था रुडोल्फ विर्चा ने, ये भी अगेन नीट का ही क्वेश्चन है। ये सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा सेल का तो सारा ही क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। रुडोल्फ विर्चा ने सेल थ्योरी को इम्प्रूव किया था, मॉडिफाई किया था। रुडोल्फ विर्चा ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये शब्द ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये रट लीजिए। ये 1855 में ये रुडोल्फ विर्चा ने इम्प्रूव करते हुए ये शब्द दिया था, और इसका मतलब होता है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी जिसे सेल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। वो इसमें मॉडर्न सेल थ्योरी में 5 पॉइंट्स आते हैं। लाइफ एग्जिस्ट only in the form of cell. Living objects are composed of cell and cell products. Cell is a mass of protoplasm containing nucleus and cell organelles bounded by cell membrane, and cell is also a unit of function, reproduction and heredity besides being a unit of structure. ठीक है। on cell always arise फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, लिविंग सेल्स बाय डिवीजन, यानी कि एक सेल हमेशा दूसरे सेल जो पहले से मौजूद सेल से ही अराइज होता है। ये रुडोल्फ विर्चा का कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए, और अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू अगेन।